हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन, स्वास्थ्य एजुकेशन से। और बच्चों, आज हम असर्शन एंड रीजन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। काफी सारे बच्चों का ये चैप्टर फेवरेट होता है, उनको बहुत इजीली लर्न भी हो जाता है और समझ भी आ जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं है और सच में इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। तो आइए इसके असर्शन और रीजन हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट असर्शन सेज देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू मैन ऑन अ बाइट ऑफ मेल एनोफिलस मस्कीटो। ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब मेल एनोफिलस मस्कीटो अगर मैन को काटेगा, मतलब मैन मतलब ह्यूमन, ठीक है, मतलब इधर ये जो मैन है दैट इज नॉट मेल बट ह्यूमन, ठीक है। मेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से कोई चांस नहीं होता, सो दैट्स करेक्ट। अगर हमको आके मेल एनोफिलस मॉस्किटो ने काट लिया तो देयर विल बी नो चांस, ठीक है। एंड सेकेंड, इट कैरीज अ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं, सो द आंसर इज नो। आंसर इज नो, ठीक है। ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स को कैरी नहीं करते हैं बच्चों, प्लाज्मोडियम को, ठीक है। वो फीमेल एनोफिलस मस्कीटोज जो है वो जनरली उसको कैरी करती है, ये कैरी नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया बच्चों। तो हमारा असर्शन राइट है, रीजनिंग रॉन्ग है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट assertion है streptococcus pneumonia and hemophilus influenza are responsible for causing infectious diseases in human beings. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो है जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। कौन से डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस, इस वर्ड पे फोकस करो, ठीक है। इन्फेक्शियस मतलब ट्रांसमिसेबल, जो डिजीजेस को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट डिजीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये राइट हो गया। अब रीजन, a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets aerosol released from the infected person, this is right। निमोनिया तो हमें ऐसे ही होता है ना, दूसरा पर्सन छींक रहा है, सब कर रहा है, ठीक है, तो उसके ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और जब वो हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर आ जाते हैं, सो दैट इज राइट, ठीक है। दोनों चीजें राइट है। अब इसको रीजनिंग की तरह जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। So, the Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza are responsible for causing infectious disease in human beings. So, yes, correct. Because why infectious disease? Because a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets or aerosol released from an infected person. है ना? तो अगर किसी और के इन्फेक्शन से हमें इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में तो इंक्लूड करते हैं, है ना। सो द रीजनिंग इज परफेक्ट और इसमें आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, active immunity is fast acting but it lasts for only few days or months, so no, this is wrong। active immunity is not fast acting, it is slow acting, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, बॉडी बाय हर ओन मेक्स एंटीबॉडीज, ठीक है। बॉडी मतलब इसे खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेके बनाती है, तो इट्स अ स्लो इम्यूनिटी, ओके, आई मीन स्लो एक्टिंग, एंड इट लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज, तो नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग। तो इस स्टेटमेंट में सब कुछ गलत है, ओके। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटीज प्रोड्यूस व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन। पैसिव इम्यूनिटीज कब आते हैं, जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज दे देते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस, सो दैट्स करेक्ट। पैसिव, वैसे भी देखो अगर असर्शन रॉन्ग हो गया तो रीजन आपका सही होना ही होना है, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन जाता है बच्चों, डी। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी जाएगा। नाउ विल सी द फोर्थ वन, इम्यूनाइजेशन इज अचीव बाय द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन कैसे अचीव्ड होता है, बाय सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन देके हम इम्यूनाइज करते हैं लोगों को, इम्यूनाइज करना मतलब उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स करेक्ट, ठीक है। नाउ द वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन, vaccine is a preparation of one or more microbial agents used to induce active immunity, that's correct। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स कोई तो डाल रहे हैं, जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं हम उसको डालते हैं किल करके, या उसका कोई भी पार्ट डालते हैं और हम उससे एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी मैंने अभी ऊपर बताया बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, तो हम उसे इंड्यूस कराते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसको हम लोग कनेक्ट करने की ट्राई करें। इम्यूनाइजेशन इज अचीव बाय द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन बिकॉज vaccine is prepared by one or more microbial agents used to induce active immunity, so that's correct। immunization हमारी सक्सेस, इम्यूनाइजेशन कैसे हो रहा है,
तो वैक्सीन देकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है जिससे एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होती है। तो बच्चों ये उसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन जा रहा है। सो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शंस आर हायर इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब अगर तुमने कोई भी पार्ट ट्रांसप्लांट किया है, जैसे कि किडनी, ठीक है, ग्राफ्ट में जनरली ऑर्गन या कोई टिश्यू आ जाता है। तो जैसे सपोज हम लोगों ने अगर किडनी को अगर ट्रांसप्लांट किया है तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज द रीजन? रीजन नहीं, पहले तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले हम दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राफ्ट रिजेक्शन। The cell mediated immune response is responsible for the graft rejection, so that is correct. Graft rejection के लिए जो immunity work करती है that is cell mediated. अब इन दोनों को कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। So the chances of graft rejection are higher in case of transplantation because the cell mediated immune response is responsible for that. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी सेल mediated immunity है ना, वो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देती है। तो इसमें हमारा क्या आएगा? आंसर ए आएगा। नेक्स्ट, tobacco smoking causes oxygen deficiency in the user. That's true. Tobacco smoking से oxygen deficiency क्या हो जाती है? कम हो जाती है। Next, carbon monoxide compete with oxygen to bind with hemoglobin. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंपीट करता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी और ऑक्सीजन के बीच में। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। अब इन दोनों को हम कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। So tobacco smoking causes oxygen deficiency in the user because monoxide compete with oxygen. तो ये तो बैठे बैठे मतलब बच्चों परफेक्ट रीजन बैठ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर ए। ये क्या आ जाएगा? ए। 7 देखते हैं हम। Mast cells in the human body releases excessive amounts of inflammatory chemicals which causes allergic reaction. That's true. Mast cells ही तो है जो हिस्टामाइन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी या एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट, एलर्जेंस इन द एनवायरनमेंट ऑन रीचिंग द ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट द मास्ट सेल्स इन सर्टेन इंडिविजुअल्स। जो एलर्जेंस है एनवायरनमेंट से, जब वो ह्यूमन बॉडी को रीच करते हैं तो वो मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, दैट्स ट्रू, ये भी करेक्ट है। जो एलर्जेंस है, व्हाट आर एलर्जेंस? एलर्जेंस क्या होते हैं? दैट कॉजेस एलर्जी। ठीक है, now we'll try to connect it. So mast cells in the human body release excessive amounts of inflammatory chemicals which causes allergic reaction because allergens in the environment on reaching the human body stimulate the mast cells. That's correct. क्यों मास्ट सेल्स क्यों केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन? क्योंकि जो एलर्जेंस है वो ह्यूमन बॉडी में जाके मास्ट सेल्स पे तो एक्टिव हो रहे हैं, आई मीन उसी को तो टारगेट कर रहे हैं, इसी वजह से तो हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? इसमें ए आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम 8th वाला देखते हैं। विल सी द 8th वन। सेकेंड इन्फेक्शन ऑफ द सेम पैथोजन इज क्विकली एलिमिनेटेड। ठीक है, दैट इज करेक्ट। अगर हमें किसी भी डिजीज का दूसरी बार इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हमें किसी भी डिजीज का दूसरी बार इन्फेक्शन होता है तो उसको फटाफट एलिमिनेट कर लिया जाता है, बॉडी उसको फटाफट एलिमिनेट कर देती है। तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसका रीजन भी हमें पता है बच्चों। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है मेमोरी सेल्स। इसका रीजन है मेमोरी सेल्स। ठीक है, मेमोरी सेल्स की वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, मेमोरी सेल्स की वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से ये होता है। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट वन। प्रीफॉर्म मेमोरी बी एंड टी सेल्स एलिसेट अ क्विक एंड विगरस अटैक ऑन द पैथोजेंस। ठीक है, प्रीफॉर्म मेमोरी सेल्स जो है वो क्विक रिस्पॉन्सेज देते हैं और विगरस अटैक्स करते हैं पैथोजेंस के ऊपर। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करने की ट्राई करें। तो the second infection of the same pathogen is quickly eliminated. Why? Because preformed memory B and T cells elicit a quick and the vigorous attack on the pathogens. So that's true, क्योंकि मैंने already जो reason है बच्चों वो पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा A। क्या जाएगा? A। चलो next one, assertion 9th one। Proto-oncogenes are cellular genes. Proto-oncogenes cellular genes है जो हमें normal growth के लिए required है। So that is correct. प्रोटो-ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन, हमारे सेलुलर जीन्स ही नॉर्मल जीन्स हैं जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज करेक्ट। नाउ
Under certain condition they lead to the oncogenic transformation of the cells. Certain conditions पे बच्चों ये oncogenic transformation कर लेते हैं, that is true. ठीक है, अब रीजन है कि नहीं वो देखते हैं. So proto-oncogenes are cellular genes required for normal growth, that's true, because under certain condition they lead to oncogenic. नहीं, वो तो सेकेंड रीजन है, वो तो उसका डिफेक्ट बताया है. देखो नॉर्मली बताते हैं कि प्रोटोऑन्कोजेन सेल्यूलर जीन्स ही है जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो कैंसरस बनते, बट उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुआ. दोनों एक फैक्चुअल डेटा दे दिए गए हैं, तो इसमें हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी बी. इसमें क्या आएगा बच्चों, हमारा बी आएगा. ओके चलो लास्ट वन. Mucus coating of epithelium are physiological barriers. No, this is wrong. It's a physical barrier. म्यूकस कोटिंग जो होती है वो फिजिकल बैरियर में आती है. जब हमारा असर्शन रॉन्ग होता है तो रीजन अपने आप क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. तो लेट्स सी. माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, वो म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं. दैट इज करेक्ट. ठीक है, बट हमारा असर्शन राइट है, रीजनिंग रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, डी. ठीक है. सो बच्चों ये जो थे आपका ये जो थे वो आपके चैप्टर नंबर 7 से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के थे. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के जो असर्शन रीजंस आते हैं बच्चों वो एक्सट्रीमली सिंपल आएंगे. अगर उसमें से एग्जाम में आप क्या जाते हैं सो वेरी लकी फॉर दैट, बट स्टिल प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. कम से कम खुद से 10 से 20 असर्शन एंड रीजन खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कैन कमेंट अस डाउन. ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And thank you and bye-bye.